Good morning, students. It's Akash sir. In the previous day, we have started the electoral policy, यानी निर्वाचित क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे. आज हम पढ़ेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि आपकी आरक्षित क्षेत्र हैं लोकसभा चुनाव के लिए. ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी. तो अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के लिए, तो टोटल 84 जो कैंडिडेट्स हैं वो 84 जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं. ठीक है, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए, और 47 जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है रिज़र्व की गई हैं. यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 84 और जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए 47 रिज़र्व की गई हैं. तो चलिए पढ़ लेते हैं इसे. रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, यानी आरक्षित क्षेत्र. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव मेड अ स्पेशल सिस्टम फॉर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर बैकवर्ड सेक्शंस. जो संविधान निर्माता थे, हैव मेड अ स्पेशल सिस्टम, उन्होंने एक निश्चित जो है एक प्रक्रिया अपनाई थी फॉर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि जो आरक्षित क्षेत्र थे उनके लिए, किन लोगों के लिए, जो बैकवर्ड सेक्शन में थे. ठीक है, जो पिछड़े उसमें थे. पिछड़े वर्ग में मैं ये नहीं कह रहा कि ओबीसी में थे, यानी जितने भी लोग थे वो पिछड़े में ही कहे जाएंगे. ठीक है, जो लोग पिछड़े थे, यहाँ पिछड़े का मतलब आप ओबीसी मत समझ लेना. ठीक है. इन लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट. लोकसभा में 84 जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं. ठीक है. एंड 47 सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब. शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल जो है 47 जो है सीट्स रिजर्व की गई हैं. ठीक है. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछते हैं ये. ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं वहाँ से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं. ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. तो इन वेरियस स्टेट्स सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. अब इसमें मैं ओबीसी की बात करूँगा, मैंने एससी एसटी की बात कर ली, अब मैं ओबीसी की बात करूँगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में. इन वेरियस स्टेट्स, ओबीसी को जो है सेंट्रल में जो है सेंट्रल में जो सीट्स नहीं रिजर्व की गई हैं ओबीसी के लिए, लेकिन स्टेट्स की अपनी पॉलिसी है, स्टेट अपने जो सीट्स जो है रिजर्व कर सकती है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए. इन वेरियस स्टेट्स, यानी कि लोकसभा चुनाव में रिजर्व नहीं है ओबीसी के लिए और स्टेट्स में रिजर्व हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट. इन वेरियस स्टेट्स सीट्स फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एंड फॉर वुमेन एज वेल एज इन द रूरल एंड अर्बन एरिया. ठीक है. इन वेरियस स्टेट्स यानी राज्यों में सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी और जो महिलाएं हैं. ठीक है, यानी ओबीसी के लिए और जो महिलाओं के लिए जो है गाँव में, यानी रूरल एरिया मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, और अर्बन एरिया मतलब होता है शहरी क्षेत्र में जो है सीटें रिजर्व की गई हैं. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन एक आता है कि भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो जो है लोकसभा में है कि राज्यसभा में है अथवा स्टेट में है. तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था केवल पंचायती राज्य में है और कहीं नहीं है. ठीक है, महिलाओं के लिए अभी जो आरक्षण दिया गया है राजनीति में वह केवल पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण है और कहीं अभी आरक्षण है नहीं. ठीक है. तो लोकसभा में तो एससी एसटी के आधार पर आरक्षण है. ठीक है. विधानसभा में भी इस तरह का आरक्षण नहीं है. ठीक है, विधानसभा में भी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व नहीं है. केवल जो पंचायती राज हैं, यानी जो प्रधान के जो चुनाव होते हैं और जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं, उनमें जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है. ठीक है. और जो पंचायती राज है, मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है जब आप पढ़ रहे हो इस तरह का. जो पंचायती राज है वो भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था. ठीक है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर राजस्थान की. आगे चलते हैं. वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन आर प्रिपेयर्ड. दिस लिस्ट इज कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट. वोटर लिस्ट क्या होती है? ठीक है, आप जानते हो, जिसमें व्यक्तियों के नाम आते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वोट डालने के लिए पात्र है. ठीक है. तो पात्र कैसे हो सकते हैं? भारत में जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है वह अपनाई गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो है 18 वर्ष का होता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, तो वह अपना जो है मत देने का उस अधिकारी होता है. ठीक है. चलिए, अ लिस्ट ऑफ दोज, एक ऐसी लिस्ट, एक ऐसी सूची, हु आर एलिजिबल टू वोट, जो कि वोट देने यानी मत देने के लिए क्या होते हैं? एलिजिबल मतलब योग्य होते हैं इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन.
इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब लोकतांत्रिक चुनाव। हमारे देश में लोकतंत्र ही तो है। लोकतंत्र मतलब लोग जो है, लोग अपने ऊपर स्वयं शासन करते हैं। सही बात है कि नहीं? लोग जो है एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसे वो डायरेक्टली वोट करते हैं, और वो जाके विधानसभा या राज्यसभा में विधानसभा या लोकसभा में बैठता है। इस प्रकार लोग अपने ऊपर स्वयं शासन करते हैं। इसे ही हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहते हैं। In a democratic election, तो a list of those who are eligible to vote in a democratic election are prepared। एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए जो लोग वोट देने के लिए योग्य होते हैं। दिस लिस्ट इज कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। इसे इलेक्टोरल रोल कहते हैं एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। इसे ही हम सामान्य रूप से जो है मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिटीजन्स हु आर अबव 18 ईयर्स। ऐसे नागरिक जो 18 या 18 साल से अधिक के होते हैं, आर एलिजिबल टू वोट। वे मत देने के क्या हो जाते हैं? योग्य हो जाते हैं। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, कास्ट से हो, और जेंडर यानी किसी भी महिला हो या पुरुष हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एवरीवन इज अलाउड टू गिव देयर वोट। प्रत्येक व्यक्ति को जो है अनुमति दी जाती है कि वह अपना मत जो है डाले। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं इसका। और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप अभी पढ़ लीजिए या आप बड़े होके पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा आपको ये चैप्टर। ठीक है, जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। यानी आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो वहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। एनी सिटीजन हु वांट्स टू बी अ कैंडिडेट नीड्स टू हैव अ मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर्स। एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए फॉर वोटिंग, और वोटिंग के लिए 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ एनीवन हैज़ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, अगर किसी का जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब ये जो एज है ना, ये अलग अलग लाई करती है। लोकसभा के लिए अलग लाई करती है, राज्यसभा के लिए अलग लाई करती है, और राष्ट्रपति के लिए अलग लाई करती है। 35 ईयर फॉर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए उम्र। इफ़ एनीवन हैज़ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, हाँ आप इसमें होमवर्क कर लीजिए, अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख के दिखाइएगा मेरे में कि जो प्रेसिडेंट है वो मैंने बता दिया है। प्रेसिडेंट के लिए जो है एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, यानी जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनके लिए आयु की जो सीमा है वह क्या होनी चाहिए। प्लस राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, उनकी एज के, उनकी आयु की क्या सीमा होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो एम वेंकैया नायडू अभी राज्यसभा के सभापति हैं। क्वेश्चन जो है, हाँ उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का, उसको वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि उसे जो राज्यसभा का जो वो सभापति जो होता है उस पद के लिए जो है वेतन मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीचे कमेंट बॉक्स करके दिखाइए आप कि लोकसभा चुनाव के लिए कितनी आयु की सीमा होनी चाहिए, और पंचायती राज के लिए कितनी होनी चाहिए, और जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आयु की सीमा कितनी निर्धारित की गई है। If anyone has a criminal background, then there is a restriction, but it is applicable in the extreme cases. ठीक है, आप थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। इफ़ एनीवन हैज़ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, अगर किसी व्यक्ति का जो है आपराधिक क्या है बैकग्राउंड है, आपराधिक छवि है पीछे से, देन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए कुछ बाधाएं हैं। बट इट इज़ एप्लीकेबल इन वेरियस एक्सट्रीम केसेस, लेकिन ये केवल एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में है। ठीक है, एक्सट्रीम केसेस मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गय केस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब केसों के लिए है। ठीक है, एक्सट्रीम केसेस के लिए, नहीं तो ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन होते हैं वो ज़्यादातर क्रिमिनल ही होते हैं। आगे चलते हैं। दोज हु गेट द पार्टीज नॉमिनेशन आर कॉल्ड द पार्टीज टिकट, जिन्हें पार्टी से नॉमिनेशन किया जाता है। ठीक है,
नामित किया जाता है उन्हें पार्टी टिकट देती है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है उसके डायरेक्शन के अनुसार एवरी कैंडिडेट नाउ हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन, प्रत्येक कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ठीक है, लीगल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि उसे ये बताना पड़ता है कि उसकी संपत्ति कितनी है, ठीक है, उस पर क्या क्या धाराएं या अगर कोई कानूनी प्रक्रिया तो नहीं चल रही है, ये उसे लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है। एनी सीरियस केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, तो पहला लीगल डिक्लेरेशन क्या देगा कि कोई सीरियस केस तो नहीं पेंडिंग है कैंडिडेट के खिलाफ, यानी कि कोई सीरियस केस तो नहीं चल रहा है या वो पेंडिंग में तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स मतलब होती है बच्चों संपत्ति। ठीक है, हम जब पढ़ते हैं हाई लेवल क्लास में तो एसेट्स मतलब संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति नहीं समझना, एसेट्स मतलब संपत्ति होती है। एसेट्स मतलब संपत्ति होती है, और मैंने क्लास में भी बताया था एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ओके, एसेट्स मतलब होती है संपत्ति और लायबिलिटी मतलब होती है दायित्व। ठीक है, अगर आपकी एसेट्स बढ़ेंगी तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ती हैं। ठीक है यार, एसेट्स बढ़ने के साथ लायबिलिटी भी बढ़ती हैं। अगर आपने 10,000 रुपये का लोन लिया, ओके, इफ़ यू हैव टेकन द 10,000 रुपीज़ लोन, तो आपकी 10,000 रुपये से एसेट तो बढ़ गई, लेकिन आप बताओ क्या लोन आपको चुकाना नहीं है? भविष्य में इन फ्यूचर आप उसे चुकाओगे तो आपकी 10,000 के साथ आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ गई। तो एसेट्स बढ़ती है तो लायबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली, तो केवल कैंडिडेट्स की ही एसेट्स और लायबिलिटी चेक नहीं की जाती, उसकी फैमिली की भी जो एसेट्स और लायबिलिटी जो है चेक की जाती है कि उसके पास कितनी संपत्ति है और कितने दायित्व हैं। ठीक है, दायित्व देखो यानी कोई सरकार का बकाया तो नहीं है, मैं कह रहा था नहीं कह रहा था, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों एक साथ चलती हैं, यानी सरकार का कोई बकाया तो नहीं है। ठीक है, इसलिए लायबिलिटी भी चेक की जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चेक की जाती है। वैसे मेनली जो है ज़्यादातर भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो कैंडिडेट है वो मिनिमम उसका जो एजुकेशन इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, नॉर्मली चेक की जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, इसे कंप्लीट करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है।